हेलो प्यारे दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ के क्रम में आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है शिक्षण की नवीन विधाएँ या उपागम, न्यू मेथड या अप्रोच ऑफ टीचिंग। बच्चों, यह चैप्टर बहुत बड़ा है, तो बच्चों घबराने की बात नहीं। यह चैप्टर को हम भाग वाइज देखेंगे। हो सकता है 3 या 4 भाग में ये आए, और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे, किसी को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए हम अभी अपनी तैयारी को आराम से, स्थिर से, अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन आ जाए हमें जल्दबाजी ना करना पड़े, हमारी तैयारी बढ़िया से बढ़िया हो। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और बच्चों, आप यूपीटेट के सिलेबस को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए। आप पूरे टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज सिलेबस को डिस्कस किया गया है, और हम बाल विकास विधियों के लगभग बच्चों 60 या 70% लगभग सिलेबस हमने कवर कर दिया हूँ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आप जाके परीक्षा जो है वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, शिक्षण की नवीन विधाएँ या उपागम। शिक्षण की नवीन विधाओं या उपागम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यों संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। प्रजातंत्र शासन प्रणाली के कारण भारत में जनता की इच्छा को वरीयता देते हुए उसका सम्मान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं और उनके मध्य शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। शिक्षक का उद्देश्य बालक को अधिक से अधिक सिखाना है। बालक को शिक्षण के द्वारा सिखाता है। शिक्षक बालक को नवीन तथ्यों की सूचना देता है। छात्रों का शिक्षण करते समय अध्यापक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है। अध्यापक अपने पूर्ण मनोयोग, अपने पूर्व अनुभवों, दक्षताओं के साथ विभिन्न विधियों तथा विधाओं का उपयोग करता है। अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई गई विधाएं या उपागम उसकी शिक्षण कला को सुगम बनाते हैं। शिक्षक यह चाहता है कि कक्षा का प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम का पूरा लाभ उठाए। उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षुओं को शिक्षण की नवीन विधाओं उपागम को की जानकारी देना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की जानकारियों से अवगत कराना है। गतिविधि आधारित शिक्षण का ज्ञान देना। प्रशिक्षुओं को भावी शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चों को स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना है। रुचिपूर्ण शिक्षण के द्वारा खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की विधाओं से अवगत कराना है। उपचारात्मक क्यों बहु कक्षा शिक्षण के क्रियान्वयन के बारे में बताना है। तो बच्चों, एक एक चीज़ को हम लोग बढ़िया चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखिए, शिक्षण के कुछ बिंदु हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ क्या है, क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है, रुचिपूर्ण या आनंदपूर्ण शिक्षण क्या है, सहभागी शिक्षण क्या है, दक्षता आधारित शिक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण क्या है, सब पे बच्चों विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। तो बच्चों, हम लोग आ जाते हैं सीधे, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम क्या है। आपको नाम से ही बच्चों पता लग रहा है कि बाल केंद्रित है, कि बालक जो है केंद्र में मान कर, बालक को मुख्य मान करके उसके चारों ओर जो है शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करे। तो क्या है मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर अप्रोच टीचिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये आगे हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं। क्या है बाल केंद्रित शिक्षण? अर्थात जिस शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तित्व निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों
को दूर करने के साथ ही साथ उसे स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। इस शिक्षण उपागम में बालक चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छानुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है तथा उस साधन के साथ संतोष प्राप्त होने तक कर सकता है। इसके द्वारा वह मानसिक संतोष और शांति का अनुभव करता है। इस अनुभव से बालक का शारीरिक एवं मानसिक उत्साह उत्पन्न होने में सहायता मिलती है। बालक ज्यों ही क्रियाशील होता है, वह कुछ कार्य करने में आनंद अनुभव करता है, वह करके ही कुछ सीखता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए प्रशिक्षुओं से चर्चा के उपरांत जो उत्तर निकल कर सामने आए, उनकी सहायता से शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा को स्पष्ट करेंगे और यह समझाने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से आपके सहयोग से शिक्षण सामग्री को बताया जा रहा है, उसी प्रकार जब आपके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए तब उनकी सहायता से उनकी रुचियों, उनके स्तर आदि का ध्यान रखते हुए रुचिपूर्ण गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाए। बाल केंद्रित शिक्षण पर जोर देते हुए किसी विद्वान ने कहा है कि आज का बालक भावी राष्ट्र निर्माता है। तो बच्चों, इसमें आप ये जान लीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मेन उद्देश्य एक हम परिभाषाओं में, एक सरल भाषा में अगर जानने की कोशिश करते हैं तो बच्चों इसमें ये है कि अगर ये बालक केंद्र में है और ये पूरा है, अब जो शिक्षण प्रक्रिया हमारी चलेगी इसी के बालक के चारों ओर इर्द गिर्द से चलेगी। इसमें ये ध्यान देना है बच्चों की रुचि पर, बच्चे की प्रवृत्ति पर, बच्चे के स्तर पे, बच्चे की विचार इच्छा पर, सब बच्चों के हिसाब चलेगा। इसलिए इसे बाल केंद्रित शिक्षण कहा जाता है। इससे पहले अगर होता था तो वो गुरु क्या होता था, केंद्र में होता था, बालक चारों ओर रहते थे, मतलब गुरु अपने मन से जो पढ़ाना है पढ़ाए, बालक की कोई इच्छा उसमें नहीं रहती थी। लेकिन अब उसका सीधा उल्टा हो गया बच्चों कि बालक के अनुसार टीचर को भी चलना है, पढ़ाना है, लिखाना है, समझाना है। इसलिए बच्चों इसे हम बाल केंद्रित कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंटों के माध्यम समझेंगे हम। ये उद्देश्य क्या है, बालक का चौमुखी विकास करने की प्रवृत्ति को विकसित करना है, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना है, आत्मविश्वास जागृत करने की भावना का विकास करना है, चिंतन, मनन, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना है, सहयोग की भावना विकसित करना है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना है, पुनर्बलन द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है, पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना है, शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना है, प्रेषण, सूचना, संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास करना है, प्रशिक्षुओं को बालकों के सहयोग एवं मार्गदर्शक के रूप में तैयार करना है। तो बच्चों ये सब है। आगे देखते बच्चों, देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि बाल केंद्रित और गुरु वाला शिक्षक केंद्रित शिक्षा में हम लोग अंतर देख लीजिए क्या क्या है। तो देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षक का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि होता था, यहाँ बालक की स्वायत्ता स्वतंत्रता सर्वोपरि है। शिक्षक का मार्गदर्शक और निरीक्षण है, सहयोग द्वारा शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन है। निष्क्रिय भाव से अधिगम या सिखाना है, सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी है। चार दीवारी के अंदर अधिगम, विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना या चार दीवारी के बाहर भी सिखाना। प्रदत्त के रूप में ज्ञान, शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान निर्मित होता है, स्वयं करके सीखना होता है। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, बहुअनुशासनात्मक शैक्षणिक बल, रैखिक अनुभव, बहुविध अनुभव। तो बच्चों ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, शिक्षक बच्चों से मित्रवत व्यवहार करते हैं, ठीक। बच्चों को सिखाने में मार्गदर्शक के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं। खेल खेल में तथा गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देते हैं। बार बार अभ्यास कार्य के द्वारा बच्चों को कठिनाइयों को दूर करते हैं। बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं। बच्चों को आनंद की अनुभूति कराते हैं। बच्चों को उचित नाम से संबोधित करते हैं।
शिक्षण अधिगम सामग्री को अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। बच्चों को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में अधिक से अधिक अवसर देते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक केंद्रित बिंदु को निकलवाया जा सकता है। ठीक है, गतिविधि क्या है? संपूर्ण कक्षा को 2 भागों में बांटकर एक समूह को बाल केंद्रित और एक दूसरे में शिक्षक केंद्रित शिक्षक पर नाटक का मंचन कराएं। उस पर चर्चा करें कि कौन कक्षा में अधिक प्रभावी लगेगा। ये गतिविधि है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। बालक प्रधान शिक्षण, सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण, आत्म अभिव्यक्ति का अवसर, ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण पर बल, व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान, क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा, स्वयं करके सीखने पर बल। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भावना, द रोल ऑफ टीचिंग इन चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों का सहयोगी, सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है। वह बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों में क्रियान्वित करने में सहायता करता है। तो बच्चों, दोस्तों, जो बाल केंद्रित शिक्षण है उसमें शिक्षक बालक को जान लीजिए एक प्रकार के सहयोगी के रूप में काम कर रहा है, सेवक के रूप में काम कर रहा, मार्गदर्शक के रूप में है। वह आपको शिक्षण के साथ साथ सभी क्षेत्रों में आपको मार्गदर्शन पे करता है, शिक्षण कार्य करता है, सब चीज़ आपको बताता है कैसे समाज में क्या रहना है, कहाँ कैसे पढ़ना है। ऐसे नहीं केवल टीचिंग से मतलब है कक्षा में आए पढ़ा के चले गए, ये जो है बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत नहीं है। इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होता है, हर तरीके से बच्चों में शिक्षक की क्या है, सहयोगी की भावना हो, सेवक की भावना हो, मार्गदर्शक की भावना होना चाहिए। बालक को सभी प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहिए और उनके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भी करने में सहायता करनी चाहिए। शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो शिक्षक के सामने बालक होता है और विषय वस्तु होती है। शिक्षण द्वारा शिक्षक अपने और विषय वस्तु के मध्य एक संबंध बनाता है। यही संबंध बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता देकर उसे भविष्य में समाज का योग और सृजनशील नागरिक बनाने का काम करता है। क्योंकि बालक को शिक्षण अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक बनाया है, इसलिए एक सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अपने विषय के साथ साथ वह उस बच्चे को भली भांति जाने जिसे शिक्षित करना है। यह कहना पूर्णतः सत्य है। शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक माली के सदृश पौधों के समान बालकों का पोषण करके उनका शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास करता है। शिक्षक ही समाज को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। बाल केंद्रित शिक्षण एवं बाल केंद्रित उपागम में भेद। बाल केंद्रित शिक्षण बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है। इस शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान करते हुए उसके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, समय, स्थान तथा मूल्यांकन पद्धतियों बच्चों के अनुकूल रखी जाती है। बाल केंद्रित उपागम। बाल केंद्रित उपागम एक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक को शैक्षणिक कार्यक्रम का मुख्य आधार बनाया जा गया है, शिक्षक को नहीं। बाल केंद्रित एक उपागम का दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक को शैक्षणिक कार्यक्रम का मुख्य आधार बनाया गया है, शिक्षक को नहीं। यह शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण करने का एक तर्कपूर्ण विधि है जो बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। उपागम में बाल केंद्रित शिक्षण के सभी पक्षों एवं अंगों का समावेश रहता है। यह छात्र, शिक्षक, विषय वस्तु, शैक्षणिक सामग्री, शिक्षण प्रणाली, शिक्षण विधि, भौतिक परिवेश, शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन, ये सभी बच्चों क्या होता है, इसमें समावेश होता
है। ध्यान देने वाली पॉइंट बच्चों है कि शिक्षक की पूरी तैयारी होना चाहिए। शिक्षक की पूर्व तैयारी, शिक्षक की पूर्व तैयारी मतलब क्या है बच्चों कि शिक्षक पहले से उसे कल क्या पढ़ाना है उसे आज ही अपनी रणनीति बना लेनी है। और शिक्षण के पूर्व पाठ्य योजना का बनाना, और क्या है, शिक्षक जो है कि शिक्षण के पूर्व पाठ्य योजना बना ले और उद्देश्य की जानकारी, संप्रेषण विधि की जानकारी, शिक्षण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सीखने का पर्याप्त अवसर देना, प्रयोग पर बल, रुचिपूर्ण शिक्षण देना, समय समय पर पुनर्बलन शब्दों का प्रयोग करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये सारी प्रक्रिया हैं। आगे देखिए बच्चों, गतिविधि। प्रशिक्षण निम्नलिखित प्रश्नों पर सभी प्रशिक्षुओं से 10-10 बिंदुओं को लिखने के कहें तथा उस पर चर्चा करें। ठीक है, वो ये बच्चों हमारे लिए नहीं है, ये जब डीएलएड वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपना दूसरा टॉपिक, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बच्चों के लिए भी है, आपके लिए भी है, टीचिंग वीक के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं, शिक्षण पद्धति को अधिक से अधिक गतिविधि आधारित बनाने, बच्चों में रुचि बनाए रखने एवं उनमें तार्किक ढंग से समझ विकसित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की नवीन विधाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। बच्चों की व्यवहार, व्यक्तित्व, विद्यालय एवं कक्षा में उसकी सहभागिता, पाठ्येतर गतिविधियों में सहभागिता, स्कूल में नियमितता एवं स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूकता की भावना विकसित हो रही है। इसके विपरीत कभी कभी यह भी देखा जाता है कि बच्चे विद्यालय के अरुचिकर वातावरण, शिक्षण अधिगम की जटिल विधि, उपेक्षित व्यवहार आदि के कारण विद्यालय छोड़ देते हैं। आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों? हमें इसके कारणों को खोजकर अपने शिक्षण कार्य प्रक्रिया के परंपरागत तरीके से हटाकर नए ढंग से शिक्षण कार्य करना होगा। रूसो का कथन है कि यदि आप अपने छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उस शक्ति का विकास करना चाहिए जिसे इसको नियंत्रित करना है। उसको बुद्धिमान एवं तर्कपूर्ण बनाने के लिए उसे स्वस्थ बनना होगा। उद्देश्य, कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग कराना, शैक्षिक गतिविधि क्रियाकलापों को परिचित कराना, गतिविधि के द्वारा अनेक दक्षताओं का विकास करना, शिक्षण को रोचक प्रभावी बनाना, खेल खेल में शिक्षण के द्वारा सिखाना, बच्चों को रुचियों, मनोवृत्तियों व स्तर को समझाते हुए शिक्षण करना, कक्षा में सुचारू रूप संचालन में सहायक, बच्चों की सक्रियता का विकास करना आदि। तो बच्चों देखेंगे ये हमारे क्या है, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ क्या है। क्रियापरक विधि का अर्थ है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। छात्र की क्रिया से तात्पर्य है कि जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य पूर्ण करता है उसको पूर्ण करने में उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। इस आधार पर ज्ञात होता है कि छात्र क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, शारीरिक तथा मानसिक। आत्मक्रिया एवं आत्माभिव्यक्ति इसके प्रमुख अंग माने जाते हैं। उन सभी क्रियाओं के द्वारा जिनमें बच्चे रुचिपूर्ण, जिज्ञासा, कौतूहल, लगन तथा मनोयोग से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए सीखते हैं,
गतिविधि कहलाती है। गतिविधि से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनकी सहायता से शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को कक्षा में रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तथा बच्चे उसमें रुचि लें। परिभाषा। सोइचेन के अनुसार क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। गतिविधि का श्रेणीकरण। शारीरिक गतिविधि, कदम ताल, पीटी, हाथ ऊपर नीचे करना, उछल कूद आदि। मानसिक, चिंतन, मनन, तर्क, वार्तालाप, वर्ग पहेली पूछना, लेखन कार्य करना, भाषण आदि। शारीरिक एवं मानसिक दोनों। पशु पक्षियों के नाम लेते हुए आगे पीछे कूदना, वर्ग कूद, अक्षर कूद आदि। जैसे एक गतिविधि है, ताली दो भाई ताली दो, ताली दो भाई ताली दो, आगे ताली आगे आगे ताली दो, पीछे पीछे ताली दो, बाएं बाएं ताली दो, दाएं दाएं ताली दो, ऊपर ऊपर ताली दो, नीचे नीचे ताली दो। एक गतिविधि है बच्चों। ये गतिविधि जो है हम लोग के लिए नहीं है, ये BTC DLED बच्चों के लिए है। तो बच्चों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो शारीरिक क्षमता का विकास होगा, इससे आगे पीछे और ऊपर का नीचे का ज्ञान होगा, दिशाओं का ज्ञान होगा, दाएं बाएं का ज्ञान होगा, गिनती के बढ़ते उतरते क्रम का ज्ञान होगा, जोड़ और घटाने का ज्ञान होगा, सक्रियता का विकास होगा, पशु पक्षी संबंधी भेद होंगे, उड़ने वाले पक्षियों का ज्ञान होगा इस गतिविधि से बच्चों। ठीक है, न उड़ने वाले पक्षियों का ज्ञान होगा, पशु पक्षियों के नाम की जानकारी होगा। अगर इसे कक्षा में कराया जाएगा तो बच्चे और कक्षा के सभी बच्चे गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिले। बच्चों को किसी प्रकार से भय ना हो, गतिविधि को रुचिकर हो, गतिविधि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने वाली हो, गतिविधि बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली हो, बच्चों को केवल शारीरिक उछल कूद ना हो वरन उनका मानसिक अभ्यास भी हो, गतिविधियों के नियम लचीले हों तथा उनमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा सकें। गतिविधियाँ कराने के ढंग तरीके। शिक्षक 3 प्रकार की गतिविधियाँ यथा ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान प्रयुक्त करने वाली, अनुभव करने वाली के द्वारा रोचकतापूर्ण वातावरण का सृजन करके सीखने की क्रिया को सहजता प्रदान कर सकता है। ये गतिविधियाँ लिखित और मौखिक, एकल और सामूहिक सामग्री के साथ सामग्री के बिना किसी भी रूप में कराई जा सकती है। अभिनय, कहानी, नाटक, कविता, हाव भाव, भ्रमण, अवलोकन, प्रोजेक्ट कार्य आदि गतिविधियों की श्रेणी में आते हैं। गतिविधि कैसे बनाएं, कैसे करें, हम गतिविधि कैसे करें, कक्षा में कैसे कराएं, यह प्रश्न मन में निरंतर आता रहता है, क्योंकि कुछ लोग किसी बात का अपने हाव भाव कहने की कला जन्मजात होती है, जबकि कुछ लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। गतिविधि कराने में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि आत्मविश्वास के साथ साथ विषय की स्पष्ट समझ होना जरूरी है, तभी हम कोई गतिविधि विषय से जोड़ते हुए करा सकते हैं। कोई गतिविधि आयोजित करने से पहले गतिविधि के दौरान बैठक व्यवस्था क्या रहेगी, वितरण कैसे होगा, समूह की क्या जिम्मेदारियां होंगी, इन सब बातों का निर्णय लेना होगा। गतिविधि में सीखने का क्रम, कहाँ से शुरू करना, कहाँ विषय समेटना, तथ्य का स्पष्ट संप्रेषण, सामग्री की उपलब्धता, प्रयोग और विभिन्न विषयों का जोड़ने की कला सीखने सिखाने का आधार बन जाती है। गतिविधि में क्या सिखाना है यह पहले तय करके गतिविधि निर्माण किया जाता है। गतिविधि को रोचकता से जोड़ना उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। उनकी रोचकता अनायास आनी चाहिए, प्रयास पूर्वक नहीं। गतिविधियों से बच्चों को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। इन्हें सिर्फ खेलने के वादन तक सीमित ना करें, बल्कि पाठ्यपुस्तकों पाठ्य वस्तु पर आधारित करते हुए गतिविधि द्वारा बच्चों को सीखने का अवसर दें। अनेक दक्षताएं एक ही गतिविधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है और एक ही दक्षता को प्राप्त करने के लिए अनेक गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है।
गतिविधि आधारित शिक्षण की विधियाँ विशेषताएं। गतिविधि आधारित शिक्षण की विधि निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह विधि छात्र को स्वयं करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग का अवसर प्रदान करता है, जिससे छात्र ज्ञानार्जन करता है। यह विधि छात्र को कार्य करने में इतना मग्न कर देती है कि उसमें ज्ञानार्जन करते समय थकान अनुभव नहीं होता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होती है। इस विधि द्वारा छात्र क्रियाशील होकर पाठ्य विषय में रुचि का अनुभव करता है। यह विधि छात्रों के अनेक वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाती है। यह विधि पाठ्य पुस्तकों को महत्व न देकर वस्तुओं को संग्रह, पर्यटन, अवलोकन और परीक्षण को महत्व देती है। तो बच्चों आज यही, अब इसके भाग 2 में हम लोग जो बच्चों इसमें जो है ये आज के भाग 2 में ये पढ़ेंगे रुचिपूर्ण आनंदमयी। हम लोग जो है इस वीडियो में 2 टॉपिक को किए हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, एक बच्चों दूसरा क्या है बच्चों, ये क्रिया आधारित शिक्षण या गतिविधि आधारित शिक्षण को हम लोग 2 टॉपिक में इसमें कवर किए हैं। तो बच्चों आज यहीं तक का, ठीक है, और इसके आगे कल जो है आपको भाग 2 में पढ़ाया जाएगा। मैंने बताया कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको भी बोरिंग लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ज्ञान अर्जन करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके टॉपिक से हो, आपके अपने यूपीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बच्चों सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।